Hello friends, let's continue our entrepreneurship development lecture। और आज हम समझने जा रहे हैं एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल। ये जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और वेंचर कैपिटल होते हैं, दोनों ही बिजनेस में पैसा लगाते हैं, दोनों ही रिस्क लेते हैं और दोनों को ही पैसे लगाने के बदले उनको शेयर चाहिए किसी कंपनी का। मतलब मान लो किसी कंपनी में 100% शेयर्स किसके पास होते हैं, मतलब कंपनी के ऑनर के पास। लेकिन ये लोग पैसा लगा के बोलते भाई मैं 10% इक्विटी मुझे चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट अब जो ऑनर के पास है वो 90% ही शेयर्स रह जाएगा और इसके बदले ये पैसा देते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस बस ये है कि जो एंजल इन्वेस्टर है, जो एंजल इन्वेस्टर है वो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और छोटा अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा तो रिस्क भी उसका छोटा ही होगा। स्मॉल रिस्क लेते हैं, स्मॉल सम देते, स्मॉल अमाउंट देते हैं। और वेंचर कैपिटल है वो बड़े पैसे के लिए बड़ा पैसा लगाते हैं, ज़्यादा रिस्क लेते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स को एक इंडिविजुअल भी हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो। तो यहाँ देखो, कोई भी पर्सन जो इन्वेस्ट करता है पैसा कंपनी के एंटरप्रेन्योर ऑपरेशन में, कंपनी के जो बिजनेस ऑपरेशन है उसमें, उसे कहते हैं एंजल। ठीक है। एंजल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं उनमें, बट सब में एक जो चीज़ कॉमन होती है वो कि वो रिस्क लेना चाहते हैं, हैप्पी टू टेक रिस्क। और वो वांट टू लिटिल ओनरशिप कंट्रोल ओवर अ कंपनी, और छोटा सा ओनरशिप चाहिए। मतलब हो सकता है 1%, 2%, 5% की ओनरशिप। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो वेल्दी इंडिविजुअल्स, मतलब बताया ना कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, तो आप किसी में पैसा में किसी बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। कैन प्रोवाइड न्यू बिजनेसेस विद फंड्स, जो नए बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जैसे स्टार्टअप्स हैं, जो आपने सुना होगा स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स क्या होते हैं? नए नए बिजनेस आइडिया जिस पे लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप्स जो है वो एंजल इन्वेस्टर्स को खोजते हैं कि भाई कोई एंजल इन्वेस्टर आ जाए, ठीक है, जिसको वो अपनी नॉलेज एबिलिटी दिखाए ताकि वो कैपिटल के बदले में थोड़ा बहुत पैसा या कैपिटल ले ले, किसी से पैसा ले ले और अपनी कंपनी की ओनरशिप और मैनेजमेंट दे दे। अब कई बार एंजल इन्वेस्टर को ही वेंचर एंजल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वेंचर कैपिटल नहीं बोलेंगे। ठीक है। इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं। ये हाथ तक हम इसलिए बोल रहे हैं एंजल इन्वेस्टर, जो एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंसान जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो लगा सकता है। तो एंजल इन्वेस्टर में आपको इतना ही लिखना है। अब देखो, मैंने जैसे बताया कि जो लार्ज रिटर्न और एंजल इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म रिस्क लेना चाहता है बट छोटे अमाउंट के लिए। यहाँ पे ना स्मॉल सम कंपेयर टू वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट लेस मनी। मतलब अगर हम वेंचर कैपिटल से कंपेयर करें एंजल इन्वेस्टर को, तो वो कम पैसे देते हैं और वो इजीली किसी को फाइनेंस प्रोवाइड कर देते हैं, छोटा अमाउंट। ठीक है। उनको पूरा का पूरा मैनेजमेंट ओनरशिप कंट्रोल नहीं मिलता है। अब चलते हैं वेंचर कैपिटल। ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? जब जब ये बड़ा अमाउंट लगाएंगे, बड़ा रिस्क लेंगे, तो जरूर ये कोई ना कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो किसी में पैसा लगाती है, किसी बिजनेस में पैसा लगाती है। तो देखो, वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं वो हैंडल करते हैं आईएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई। ये दोनों तो आपने सुना होगा, बैंक के भी नाम है ये। एंड लार्ज कॉरपोरेशन, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका प्राइमरी टारगेट होता है मार्केट, किसी एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर हु मेक इन्वेस्टमेंट इन अर्ली स्टेज एंटरप्राइजेस इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी और ओनरशिप स्टेक आर नॉन एज वेंचर कैपिटलिस्ट। वैसे इन्वेस्टर जो किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं इक्विटी के बदले, ओनरशिप के बदले, सॉर्ट ऑफ प्राइवेट इक्विटी नोन एज वेंचर कैपिटल, वीसी बोलते हैं या वेंचर कैपिटल बोलते हैं। ये लोग इक्विटी ले लेते हैं, रेफर टू शेयर्स एंड
ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म। लेकिन जैसे ही कोई इक्विटी ले लेंगे, मतलब वो ऑनर बन जाएगा, तो अगर किसी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सब इनकी भी होती है वेंचर कैपिटलिस्ट की। ये ऑफर करते हैं नए बिजनेसेस को फंड, और बिजनेस एक्सपेंशन के भी, अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो भी ऑफर करते हैं। अब देखते हैं businessdictionary.com, जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। प्राइवेट इन्वेस्टर और प्लेयर्स आर पीपल हु प्रोवाइड वेंचर कैपिटल टू सक्सेसफुल बिजनेस एंड। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, प्लेयर्स मतलब इन्वेस्टर्स को ही प्लेयर्स बोला गया है, मार्केट में प्लेयर्स बोला जाता है। तो दे मेक इन्वेस्टमेंट जहाँ पे उनको कम से कम 25% रिटर्न मिल जाए 1 से 5 साल में। वो 50 या उससे ज़्यादा ओनरशिप भी कई बार चाहते हैं। वन प्रोमिनेंट एक्टर इन द फील्ड ऑफ वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल में सब जो कंपनीज हैं, वो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी आती है? गूगल इनकॉर्पोरेशन और इसके जो डिवीजन है। जो गूगल वेंचर्स हैं वो वेंचर कैपिटल है जो कि $100 मिलियन जिन्होंने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया है सिजेबल यूरोपियन ब्रांच में। तो यूरोपियन यूनियन गूगल कोलैबोरेट टू इनोवेट प्रोजेक्ट्स एंड सपोर्ट्स न्यूमरस कंपनीज। अब ये जो गूगल ने अपना एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया, वेंचर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में, उसका इन्वेस्टमेंट ही, मतलब उनका पर्पस ये है कि $100 मिलियन को नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस कैन टिपिकली यूज वेंचर कैपिटल। छोटे या मीडियम साइज के जो बिजनेस होते हैं उसको वेंचर कैपिटल बोला जाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट फ्रीक्वेंटली मेक इन्वेस्टमेंट टू ब्रिंग अ कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस कॉन्सेप्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट इतनी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं कि भाई किसी कंपनी, किसी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो उसके प्रोडक्ट को मार्केट में भी ले जाना है। अल्टीमेटली उनको रिटर्न चाहिए, और किसी को अगर 25% का रिटर्न चाहिए, 50% का रिटर्न चाहिए, तो वो हेल्प भी तो करेगा उस बिजनेस को, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि भाई 5 से 10 साल में उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट वो बार बार करते हैं ताकि लार्ज प्रॉफिट हो सके, बड़ा प्रॉफिट हो सके, लेकिन इनका रिस्क भी हाई होता है। आफ्टर अ प्रोमिसिंग टर्न, वेंचर कैपिटल फर्म्स और अदर इन्वेस्टर्स में विड्रॉ फ्रॉम अ वेंचर। अब एक बात होती है कि भाई उनको लग जाता है कि चलो अब आज यहाँ पे काम हो गया, मतलब या इसमें इन्वेस्टमेंट करके उनको जितना भी रिटर्न चाहिए वो हो गया, तो वो अपना फंड विड्रॉ भी कर लेते हैं। वेंचर कैपिटल बेनिफिट्स इंक्लूड। वेंचर कैपिटल में बेनिफिट्स क्या क्या है? डेवलपिंग कंपनी नॉलेज, कंपनी को वो सपोर्ट करते हैं, नॉलेज डेवलप करने में हेल्प करते हैं, असिस्टेंस। वेंचर कैपिटल एब्सेंस ऑफ रिक्वायरमेंट टू रिम्बर्स इन्वेस्टर्स फॉर देयर मनी। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी पैसे को रिम्बर्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट हो गई, बिजनेस को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो उस टाइम में ये जो वेंचर कैपिटल लोग होते हैं वो सपोर्ट कर देते हैं। एड्स इन एस्टेब्लिशिंग कीपिंग बेनिफिशियल टाइज। अगर कोई बिजनेस ऑपरेशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना जिससे उनको बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में भी हेल्प करते हैं। एड्स मतलब हेल्प होता है। एड्स इन ऑब्टेनिंग मोर कैपिटल, बिजनेस को करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो भी ये हेल्प करते हैं। और एड्स इन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी में और अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो उसमें भी ये वेंचर कैपिटलिस्ट हेल्प करते हैं। द ड्रॉबैक ऑफ वेंचर कैपिटल इंक्लूड। अब लेकिन इनके कुछ नुकसान भी है। भाई सबसे पहला नुकसान तो यही है कि अगर ये आपको पैसा देंगे तो आप इनको ऑनरशिप भी दोगे, तो आपका ऑनरशिप कम हो जाएगा, आपकी मैनेजमेंट पावर थोड़ी कम हो जाएगी। आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट बोले मेरी वजह से ये सब हो रहा है, आप बोलो कि नहीं ये मेरी वजह से हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोसेस, जो वेंचर कैपिटलिस्ट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, टाइम ले लेता है, और ऑब्टेनिंग वेंचर कैपिटलिस्ट कैन बी डिफिकल्ट, और वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढना भी और उनसे पैसे लेना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अब डिफरेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स डिफर्स इन दैट दे, अब दोनों में डिफरेंस क्या है?
वेंचर कैपिटल भी देख लिया, एंजल इन्वेस्टर देख लिया। तो एंजल इन्वेस्टर तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिविजुअल किसी बिजनेस पे पैसा लगाना चाहता है, छोटा रिस्क लेना चाहता है। तो सोर्सेज ऑफ फंड, जो एंजल इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर अपना मनी यूज करता है किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट हो। और इन्वेस्टर वेंचर जो वेंचर कैपिटल जो फंड यूज करते हैं वो थर्ड पार्टी का फंड यूज करते हैं, चाहे बैंक हो गया, पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो हमने बैंक में पैसा दिया, अब ये जो बैंक है इस बैंक के पास कोई वेंचर कैपिटल फंड वाले आएंगे कि भैया आप मुझे इतना पैसा दे दो, फिर वो इससे पैसा लेके जाएगा और वेंचर कैपिटल वाला जो है वो किसी बिजनेस में पैसा लगाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वेंचर कैपिटल तभी तो बड़ा अमाउंट लगा पाता है। फंक्शन इन बिजनेस, जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं वो सेल्स स्किल देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, टेक्निक्स देते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सपोर्ट देते हैं। वेंचर कैपिटल को तो अल्टीमेटली पैसा भी तो रिटर्न में ज़्यादा चाहिए ना, इसीलिए आपके बिजनेस को हर तरीके से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंजल इन्वेस्टर वो तो बस सहायता, मतलब एक एडवाइस दे देते हैं, बस डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। कोई इंडिविजुअल है वो एंजल इन्वेस्टर तो इतना ज़्यादा वो नहीं सोचता। फंडिंग, जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है एंजल इन्वेस्टर्स का आर नॉट ओनरस, मतलब ये कि जो फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो खुद ही, एक सेकंड रुको, मुझे ओनरस का मतलब ढूंढना पड़ेगा, किसी को पता है तो कमेंट करे। ओनरशिप से बना है वैसे तो ये, मतलब ये कि जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है एंजल इन्वेस्टर से वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आर नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। वो इतना मुश्किल नहीं है भाई, किसी इंडिविजुअल के पास ज़्यादा पैसा आपके रिक्वेस्ट कर लिया और कर लिया। लेकिन वेंचर कैपिटल हैज़ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्ट, लेकिन वेंचर कैपिटल के पास तो बहुत ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। फिर अमाउंट इन्वेस्टेड, वेंचर कैपिटल फर्म्स इन्वेस्ट सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी इन बिजनेसेस वेयर एज एंजल इन्वेस्टर्स डू नॉट, मतलब वेंचर कैपिटल्स जो फर्म होते हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट किसी बिजनेस में लगा देते हैं, लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाते हैं। रिटर्न्स, वेंचर कैपिटलिस्ट को लार्ज नंबर ऑफ रिटर्न चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से, लेकिन एंजल एंजल इन्वेस्टर जो है वो हाई रिटर्न से डिमांड नहीं करते हैं। डिसीजन प्रोसेस, एंजल इन्वेस्टर्स मेक क्विक डिसीजन अबाउट इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टर्स अकेला बंदा है, उसको क्या डिसीजन लेने में 10 लोगों की हेल्प चाहिए, वो क्विक डिसीजन लेता है। बट वेंचर कैपिटल डिसीजन में टेक लॉन्गर, वो ज़्यादा समय लेता है क्योंकि ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है, आपके बिजनेस की पूरी छानबीन करेगा, ड्यू डिलिजेंस करेगा। चलें आगे। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, मेक इन इंडिया सुना होगा आपने न्यूज़ में, मेक इन इंडिया इंट्रोड्यूस इनिशिएटिव वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडियन गवर्नमेंट इन सितंबर 2014। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तभी उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया था, ताकि जो लोकल बिजनेसेस हैं वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। दिस प्लान इंक्रीज फॉरन, और इससे इसका प्लानिंग ये भी था कि जो फॉरेनर्स होते हैं, जो फॉरेन में जो पैसे, जो लोग हैं जो इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं वो आसानी से पैसे लगा पाए और इंडिया में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया जाए। और इसका बेनिफिट हुआ भी है, देखो सैमसंग की फैक्ट्री लग गई इंडिया में, अभी टेस्ला प्लान कर रही है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग लग गई। तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग पहले चाइना में सेटअप थे वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ, ये मेक इन इंडिया की वजह से। दिस स्ट्रेटजी सिक्स इस्टेब्लिश इंडिया एज ए सेंटर ऑफ फॉर ग्लोबल मैन, देखो किसी भी देश का तरक्की या जो डेवलपमेंट है वो तभी होगी जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डेवलपमेंट होगी। तो हमारे यहाँ क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ज़्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं थी। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट भी नहीं होगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि भाई इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो मेक इन इंडिया में, तो ये नेशनल प्रोग्रेस, देश की भलाई के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने की बात करते हैं ताकि सभी इंडस्ट्री में नए मेथड, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सेक्टर और नए माइंडसेट के लोग या नया माइंडसेट डेवलप हो। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में
पूरा का पूरा जो ध्यान दिया जा रहा है, लेदर इंडस्ट्री, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पोर्ट्स, शिपिंग, रेलवेज, गारमेंट्स, थर्मल पावर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, pharmaceuticals, biotechnology and chemicals, construction, electronic systems, food processing, IT, BPM, mining, oil, renewable energy, textile, highways, इसमें तो इन सब पे ध्यान दिया जा रहा है कि इन सब को बनाने वाली जो कंपनीज है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करे इंडिया में। इनका जो गोल क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, सपोर्ट करना इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बड़े लेवल पे। ठीक है, अब जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया का स्कोर है वो 63 है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा इंडेक्स की एक लिस्ट तैयार होती है सभी देशों की कि अगर इसमें कोई नंबर 1 पे है इसका मतलब वहाँ पे बिजनेस करना बहुत आसान है। फिर भी इंडिया अभी 63 पे है 2020 में। जिस दिन इंडिया नंबर 1 पे हो जाएगा सपोज, तो मान लो कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों बिजनेस करना ईजी मुश्किल होता है? क्योंकि लॉ फॉलो करो, कंप्लायंस फॉलो करो, 10 टाइप के लाइसेंस लो। अब मेक इन इंडिया आने की वजह से इन सब में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई कि भाई आओ और अपना काम करो, ज़्यादा रेगुलेशंस रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ प्लान्स इंट्रोड्यूस टू असिस्ट द मेक इन इंडिया। अब कौन कौन से ऐसे प्लान लेके आए जो बता रही है कि गवर्नमेंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करती है? पहला है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। भाई स्टार्टअप्स कर ही रहे हैं। स्टार्टअप्स क्या करते हैं? किसी प्रॉब्लम को ढूंढते हैं सोसाइटी में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में लग जाते हैं। तो इन स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है क्योंकि ये स्टार्टअप्स क्या क्रिएट करते हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ होती है इससे। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया ये इसीलिए किया गया है कि भाई पैसे की लेन देन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑनलाइन बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाए। डिजिटल इंडिया ये सब भी मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या हुआ? सभी लोगों के पास बैंक का पहुंचा दिया, सभी को पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, बैलेंस, फाइनेंशियल प्लान, ये सब समझाना, ये सब मेक इन इंडिया के अंतर ही किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि इसमें हर वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो एक डेवलप्ड सिटी में होती है, ताकि वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर, प्रोडक्शन पावर, वो सब हाई हो। स्वच्छ भारत अभियान, भाई कोई भी देश, कोई गांव, कोई शहर अगर साफ होगा तभी तो लोगों को वो अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे कि सैनिटेशन को, बाहर जैसे टॉयलेट्स हुआ करते थे उसको ख़त्म करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान आया। आप अपने देश की छवि सुधार रहे हो ग्लोबली, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। अग्नि, अग्नि में क्या है? एक्सिलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया इनोवेशन। भाई आप कोई कोई किसी चीज़ की इनोवेट करो, किसी चीज़ को खोजो, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। अग्नि स्कीम है। अमृत स्टैंड फॉर अटल मिशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी एक गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें अर्बन एरियाज को डेवलप किया जाता है। तो ये 7 स्कीम्स मेंशन किए गए हैं जिसकी वजह से जो सपोर्ट करता है इसको, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को। अब आगे चलते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि गवर्नमेंट ये बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? देखो जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा। वर्ल्ड ट्रेड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब कोविड आया था तो WHO बार बार आ जाता था कि हाँ इसमें ये पैंडेमिक है या इसमें ये वैक्सीन अप्रूव हुआ है, इस टाइप से। तो ऐसे ही बिजनेस को देखने के लिए भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ASTM, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। भाई इंटरनेशनली कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए बिजनेस के, वो ASTM डिसाइड करती है। CSIL, सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल स्टडीज, इंडस्ट्री को स्टडी करना, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझना, डिमांड को समझना, उसके लिए CSIL बनाया गया। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF अपनी
रेगुलेशंस निकालते रहते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, किसी किसी प्रोडक्ट पे आप देखना आईएसओ मेंशन होता है, आईएसओ 2701, आईएसओ 007 या जो भी एक होता है, वो यहाँ से स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं। इंटरनेशनल रेसिप्रोकल ट्रेड एसोसिएशन, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट्स। अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाए गए, जब कोई फॉरेन का बंदा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके पैसों को जो एक तरीके से सेफ्टी या उसको रिटर्न मिले, इसका कौन ध्यान रखेंगे? तो ये सब अथॉरिटीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 5, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। हम कितना परसेंट सिलेबस खत्म हुआ भाई? एक सेकेंड। भाई 70% आपका फिनिश हो गया है। चलो कोशिश करते हैं और ज़्यादा करने की, जितना ज़्यादा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट नंबर 5 लेसन नंबर 1 शुरू करेंगे।